नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया, साथ ही पंजाब के सीएम भगवत मान पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने लिखा कि भगवत मान जी शायद भूल गए हैं कि वो केवल प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और नेतृत्व पर टिप्पणी कर रहे हैं, और जो नशाखोरी, भ्रष्टाचार और कर्ज में डूब चुका है, ये प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और सुदृढ़ वैश्विक नीति का परिणाम है कि आज भारत विश्व में विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहा है। उन्होंने कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के समय नाढाल बनकर भारत की रक्षा की। देश के प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक दौरे को लेकर की गई टिप्पणी न भाषाई मर्यादा का उल्लंघन है बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक पदों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने इस अमर्यादा टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। चंडीगढ़ में ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर एचआरडी सख्त हो गया। आपको बता दें कि नीति को पारदर्शी और कड़ाई से लागू करने के लिए एचआरडी ने 21 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी का कार्यभार सौंपा। सरकार ने इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। दरअसल ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए सभी विभागों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। नोडल अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के होंगे। आपको बता दें कि सभी विभागों को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सभी कॉडर की लिस्ट प्रकाशित करनी होगी। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआरडी ने कई विभागों को लेकर नाराजगी जताई है। एचआरडी ने 18 जुलाई तक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और कार्ड लिस्ट प्रकाशित करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों के साथ साथ और लोगों के लिए भी कई तरह की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि इनका सीधा लाभ मिल सकेगा। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना विस्तार, जिसके तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों के जरूरतमंद लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीणों को अपना मकान बनाने के लिए 100-100 गज के प्लाट दिए जा रहे हैं, जिससे कि उनके अपने घर का सपना साकार हो सके। प्लाट बांटने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार के तहत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें सरकार ने जो है मुहिम स्टार्ट की थी और इसमें जो गरीब परिवार हैं बेसिकली इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें अभी जो बीपीएल परिवार है और जिनके पास अपने मकान नहीं है तो उन लोगों को जो है आवास देने के लिए सरकार ने इस योजना चलाई थी। और फेज 1 के तहत हमारा जो MMGAY फेज 1 था उसके तहत गांव मतरौली का चयन किया गया था और चयन उपरांत इसमें इसका सर्वे किया गया और सर्वे के बाद जो पात्र जो लाभार्थी पाए गए हैं उनको सरकार के आदेश अनुसार आज इनको हमने आवंटन स्टार्ट कर दिया है। संजय शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत मतरौली। आज हमारे गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार के तहत गांव में प्लाटों को आवंटित किया गया है। सरकार की हिदायतों के अनुसार जो पात्र थे उन्हीं को प्लाट दिए गए हैं और ये हरियाणा सरकार की बहुत अहम सबसे पहली पहल है और फेज 1 के थ्रू हमारे गांव को प्लाट दिए गए हैं, जिसमें गरीब परिवारों को अपना आशियाना बनाने के लिए जगह मिलेगी और इससे गरीब जनता का उद्धार होगा। और हम तो नायब सैनी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने पूरे गांव की तरफ से, ताकि उन्होंने सबसे पहले फेज 1 में हमारे गांव को चूज करके सभी को प्लाट देने का काम किया है जो पात्र थे। नीचे कर ले। पानीपत में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी किया, जिसके तहत जिले के बाद अब उपमंडल समालखा में नगर पालिका की ओर से शहर में पाली पंज चलाया जा रहा है, जिसके चलते नगर पालिका के अधिकारियों को भी कुंभकर्णी नींद टूटती हुई नजर आ रही है। अधिकारी दोपहर के बाद जेसीबी और भारी पुलिस बल के साथ शहर का अतिक्रमण हटाने रेलवे रोड पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन साइट पर हल्की फुल्की कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को उचित निर्देश देते हुए कार्रवाई की। हालांकि इस दौरान अतिक्रमण हटाओ अभियान को बीच में ही छोड़कर पालिका के अधिकारी वापस लौट गए।
कार्रवाई जो हमारे ना उन्होंने जो कब्जा कर रखा आगे रोड पे, तो इस पर कार्रवाई कर रखे हैं। इसके बारे में हमने पहले कई बार हमने इसकी बुनियादी करा चुके हैं, बुनियादी कई बार बुनियादी करा चुके हैं। इसके हम बार बार नोटिस कितनी बार थे, 3 बार बुनियादी पहले करा दो हमारे से, हम 3 बार बुनियादी कराने के बाद जब नहीं मानने तो फिर बताओ क्या करें। पूरी कार्रवाई तो नहीं हो रही, पूरी चक्कर वगैरह नहीं हुए, 1 हफ्ते का टाइम दिया है हमने। सीएम नायब सैनी ने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी के साथ बैठक की, जिसमें सीएम सैनी ने परियोजनाओं के गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को कहा कि सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा कर लिया जाए। बैठक में तय हुआ कि हरियाणा के यंग प्रोफेशनल को मुख्यमंत्री इंजीनियरिंग परियोजना गुणवत्ता मॉनिटर के तौर पर सरकार हायर करेगी। यंग प्रोफेशनल विकासात्मक परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहयोग करेगी। इंजीनियर विभाग के अधिकारियों की समय समय पर जरूरत ट्रेनिंग कराने की भी मुहर लग गई है। सीएम सैनी ने साफ कहा कि विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था को मुद्दे को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान बैठक में सीएम ने कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के लिए पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए और किसी भी अपराधी का रक्षण नहीं किया जाएगा। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीएम के सीपीएस राजेश खुल्लर, गृह सचिव सुमिता मिश्रा, डीजीपी शत्रुजीत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारी जो है पुलिस विभाग के, वो उसमें मौजूद थे और करीब 4-4.5 घंटे चली इस मीटिंग में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। जो प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हर उसको बड़ी बारीकी से चर्चा हुई है और सीएम साहब ने बहुत ही, मैं कहूंगी, बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो बहुत ही गंभीर हैं। पुलिस को भी ये निर्देश दिए गए कि अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए हरियाणा प्रदेश में। वो खुद भी इलाके में निकलें, टूर करें, पब्लिक के सामने दिखें, थानों में मौजूद रहें, थानों की भी विजिट करें, औचक निरीक्षण भी करें, पब्लिक के साथ जुड़ें और पब्लिक के माइंड में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी जोर दिया जाए। गुरुग्राम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी पहचान राधिका यादव के तौर पर सामने आई है, जो कि एक टेनिस की स्टेट लेवल खिलाड़ी थी। आपको बता दें, मृतिका राधिका ने कई मेडल जीतकर परिवार और अपने पिता का नाम रोशन किया, लेकिन इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात ये रही कि उसी बाप ने अपनी बेटी की एक के बाद एक 3 गोलियां मारी। तो वहीं मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने रिवॉल्वर भी बरामद की, जिससे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि निजी अस्पताल ले जाते वक्त राधिका की मौत हो गई, तो पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। पूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव दहलाका में एक 30 वर्षीय व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि परिजनों का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर द्वारा जबरन जमीन का एग्रीमेंट कराने के बाद दी जा रही धमकी के चलते मृतक ने ये कदम उठाया।
मामले की असल सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल पलवल लाया गया। अधिकारी सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो उचित कार्यवाही होगी वही की जाएगी। अभी परिजन के जो भाई है, जो मृतक का भाई है, उसने हमको कंप्लेंट दी है और उनकी कंप्लेंट के आधार पर हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं और 36 में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कौन है जिनकी मौत हुई है? ये पड़ोसी हैं, रिलेशन में भी हैं थोड़ा। कैसे मौत हुई है? सुबह पता चला कि वे बिट्टू ने फांसी खा ली है। क्या तो कारण रहा उसका? कारण बता रहे थे कुछ जमीन जायदाद वगैरह के बारे में, तो सुना था। शिकायत दे दी पुलिस को? हाँ, पुलिस को शिकायत दे दी। और ये कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई देखो आगे क्या होता है। कौन सा गाँव है आपका? दहला का। क्या है, कौन थे मृतक, आपकी क्या लगता है? छोटे भाई हैं। कितने उम्र है? 30 साल। क्या नाम? बिट्टू। भाई का? हाँ जी। क्या हुआ था, कैसे मौत हुई उनको? उन्होंने सुसाइड कर ली शाम को फांसी लगाकर। किस चीज से? उस पर कुछ लोगों ने दबाव बनाया हुआ था जी, उसको धमकाते थे, फोन पे धमकी आती थी जी, उसके डराया धमकाया जाता था जी। किस बात पे डराया धमकाया? तो जमीनी विवाद हो जिनको। क्या जमीनी विवाद था? जमीन कुछ एग्रीमेंट कर रखा जी उसने, वो उस जमीन को वापस वो देना नहीं, बेचना नहीं चाहता था जी, और उसको जोर जबरदस्ती उससे कुछ लोग हैं वो उससे बोलते थे कि फोन पे धमकी देते थे कि इसको रजिस्ट्री करा, ये करा, वो करा। रेवाड़ी जिले में करीब 24 वर्षीय एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के माथे पर गोली लगी हुई है, बता दें कि और हाथ में पिस्टल भी रखा हुआ था। मामला अभी साफ नहीं हो पाया है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बवाल के सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया है। मृतक की शिनाख्त खेड़ा मुंगेर गांव निवासी राजेंद्र के रूप में हुई। ये कल रात करीब 9 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि खेड़ा गांव से पहले जो नहर है वहाँ एक नौजवान लड़का है, उसकी गन शॉट इंजरी से उसकी डेथ हुई है। सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि राजेंद्र सनोवर रतिराम, ये खेड़ा गांव के रहने वाला, 23-24 साल एज है। तो इसकी बॉडी वहाँ थी और साथ में वेपन भी, जो इलिसिट वेपन है वो भी इनकी बॉडी के पास था और सिर में इसमें गोली की चोट लगी हुई थी, जिससे इसकी मौके पर डेथ हो गई थी। तो उसी समय जो आवश्यक कार्रवाई है वो पूर्ण करके हमने बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया था। आज उसके परिजनों ने शिकायत दी है, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। एसपी कुरुक्षेत्र नीतीश अग्रवाल ने शुक्रवार को थाना सदर पिहोवा का दौरा कर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और आम लोगों की शिकायतें सुनी। एसपी ने कहा कि पुलिस का प्रयास है कि हर थाने में लोगों की समस्याओं को तेजी से समाधान हो सके। नशे को लेकर उन्होंने साफ कहा कि पुलिस 2 स्तरों पर काम कर रही है। एक, नशा बेचने वाले पर शिकंजा कसा जा रहा है, दूसरी ओर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक विशेष टीम गठित की गई है जो ग्रामीण इलाकों में जाकर नशा मुक्त अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि नशे की आपूर्ति पर लगाम कसने को लेकर बताया कि अब इस साल अब तक करीब 90 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें से 18-19 मामले कमर्शियल मात्रा के हैं। पुलिस ने बार-बार नशा बेचने वालों को प्रिवेंटिव डिटेशन किया है और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। जो भी हमारा पेहवा सब डिवीजन है उसकी मीटिंग आज हमने सदर पेहवा में रखी थी और ये भी प्रयास किया है कि जो यहाँ पे हमारे कंप्लेंट्स हैं, जिनकी पुलिस से संबंधित कंप्लेंट्स हैं,
उसको हम यहाँ पे उनका सोल्यूशन करें, उनका समाधान करें। देखिए हमारी पुलिस है जो नशे के लिए दोनों तरफ काम कर रही है। एक तो नशा को जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, और दूसरी तरफ जो हमारे गांव में उनमें लोगों को ये कोशिश कर रही है कि नशे से दूर कर सके, जिसके लिए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है। एक हमारी स्पेशल टीम गठित करी हुई है हेडक्वार्टर से ही, जिसको ये काम दिया गया है कि वो गांव-गांव जाके लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में अवेयर करे, और ये भी चेक करे कि कितने हमारे गांव जो नशा मुक्त हैं उनमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आए कि दोबारा उसमें लोग नशे का सेवन करने लगे। फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर नाबालिग लड़की को दिखाने के फर्जीवाड़े में वार्ड 30 के पार्षद पति व आधार कार्ड केंद्र संचालक विक्की धीमान को गिरफ्तार किया गया। कैथल के नगर परिषद में बने ये आधार कार्ड सेंटर की नहीं बल्कि फर्जीवाड़ी का सेंटर है, जिसका मालिक वीरेंद्र उर्फ विक्की अब जेल की हवा खा रहा है। जी हां, आपने सही सुना, ये फर्जीवाड़े का सेंटर है। बता दें कि आधार कार्ड सेंटर के मालिक पार्षद प्रतिनिधि हैं, जिनका नाम वीरेंद्र है, जिसने रुपए के लालच में फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर एक लड़के और लड़की की शादी करवाने के लिए नाबालिग लड़की का आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर उम्र ज्यादा दिखा दी। इस आधार कार्ड की मदद से अदालत में आरोपित ने लड़की के साथ शादी कर ली। लड़की वालों ने असलियत का खुलासा कर केस दर्ज करवाया। करके थाना डांड में पिछली साल 2024 में एक लड़की भगाने के बारे में पर्चा दर्ज हुआ था, मुकदमा नंबर 145, जिसकी अनुसंधान के दौरान एक लड़का बलवंती का विक्की और एक यहाँ CSC सेंटर चलाने वाला और एक अन्य लड़की की उसमें संलिप्तता पाई गई थी, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो फर्जी कागजात तैयार किए गए उसके लिए उनका जो धाराएं बनती थी वो धाराएं भी ऐड कर दी गई है, और वो लड़की नाबालिग है जो आजकल करनाल नारी निकेतन में भेजी हुई है। जिन जिले में जुलाना के BDPO कार्यालय में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सफाई कर्मियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। धरने की अध्यक्षता ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के प्रधान मनफूल ने की। प्रधान मनफूल ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी आर्थिक संकट में हैं। बच्चों की पढ़ाई और रसोई खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। कई बार शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसा जी कोई यहाँ कोई मौका का अधिकारी सुनने की बात करने के लिए नहीं आया। हम कल से धरना में बैठे हैं यहाँ लगातार, आज दूसरा दिन हो गया, लेकिन कोई भी आ रहा, कोई भी छोटा मोटा अधिकारी नहीं आया बातचीत करने के लिए। अभी तक कोई आश्वासन नहीं है कि तनख्वाह डलेगी नहीं डलेगी। और ये सफाई कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। 15 दिन पहले भी हम बातचीत करके गए थे लगातार संपर्क ब्लॉक में, लेकिन किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं है। इस बात को लेकर आज कल धरना में बैठे थे, आज दूसरा दिन है, आज भी अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ। इस बात को लेकर जब तक अधिकारी नहीं आएगा, जब तक हम यहाँ बैठेंगे, हमारे पिप्पे में चून नहीं रहा है। ये सफाई कर्मचारी कसन लेकर रहा है, इनका पिप्पे में चून नहीं है। नूनता डेयरी वाला दूध तनाट गया, दुकानदार पर चाय पत्ती ले उड़ तनाट गया, लेकिन इनका बिल्कुल भूखमरी पे इस बात को लेकर अरे धरने बैठे पर्सन ठाके, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। नगर निगम के लाख दावों के बावजूद हुई बारिश से बल्लभगढ़ का बस अड्डा पूरी तरह से पानी में डूब गया है और कर्मचारियों के कमरे में भी पानी भर गया है। यात्री वेटिंग एरिया में कुर्सियों पर खड़े हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि पिछले महीने मानसून की तैयारी को लेकर फरीदाबाद के मेयर प्रवीण जोशी ने कहा था कि बजरा को कह दो कि जमकर बरसे, हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन बल्लभगढ़ के बस अड्डे पर घुटनों से भी ज्यादा बारिश का पानी जमा हो गया। इतना ही नहीं, पूछताछ केंद्र, रोडवेज कर्मचारियों के कमरे और वेटिंग रूम में यात्रियों के लिए रखी कुर्सियों तक पानी भर गया और हालत बद से बदतर दिखाई दे रही है।
हाँ, समस्याएं आ रही है। समस्या तो बहुत ज्यादा है, क्या कर सकते हैं। पर ये है कि इसकी सुविधा ज्यादा होनी चाहिए। बल्लभगढ़ में कुछ ज्यादा ही पानी भरता है। अब हमारी भी गाड़ी बंद हो गई है। कितनी देर बारिश हुई है? कम से कम 1 घंटे के आसपास। 1 घंटे में क्या हालात हो गया बल्लभगढ़ के? बहुत बुरा हाल हो गया है, गाड़ी बंद पड़ गई है। अब कौन धक्का मारेगा इसमें। बुरा हालात है जी, पूरे बस अड्डे में पानी भरा हुआ है, ना कहीं बसें लगने की जगह है, ना यात्रियों को बैठने की जगह है। और ये बाहर से जो मेन रोड का पानी है वो भी आ रहा है, कुछ बस अड्डे का पानी है, कुछ बाहर से जो मेन रोड का पानी है वो जबरदस्त आ रहा। अभी गेट से मैं आया हूँ, कुछ गाड़ियों को हटवा के वहां से जाम लग रहा है, लेकिन वहां से जबरदस्त पानी बस अड्डे के अंदर आ रहा है। बस अड्डे की बाउंड्री में पीछे से जो साइड की बाउंड्री है उनसे भी पानी अंदर आ रहा है, चारों तरफ से पानी यहाँ, क्योंकि ये बस अड्डे की जो ये झील में है। ये हुई थी 40 मिनट। क्या हालात है इस समय? पानी भरा हुआ है अड्डे में जी। हर साल भरता है या अभी की बार भरा है? हर साल ही भरता है। क्या रोडवेज, क्या सरकार, क्या प्रशासन कोई नहीं सोचता है इंजन चला रखे, बरसात हो जाती पानी भर जाता। मतलब हालात जैसे है, जैसे पहले थे आज भी ऐसी? हाँ जी। पहले बस स्टैंड जब बना था, जब से और आज तक यही हालात है बस स्टैंड की? हाँ जी, हाँ जी। 1988 में बना था ये, और पहले तो कच्चा था, बाद में पक्का करवा दिया था सरकार ने जी। और हालात पानी के बरसात में पानी आ जाता, सभी कमरों वगैरह बस स्टैंड में वे इंजन वगैरह चलाए जाते, वे पानी चला जाता। 1 घंटा बारिश हुई है जी बस। क्या हालात है मतलब? देख लो जी, इतना पूरे गोटे तक पानी हो रहे हैं हमें। किए जाते हैं हर बार, साफ सफाई के दावे किए पूरे पैसे खर्च होते हैं, गवर्नमेंट पूरे पैसे खर्च करती है। देख लो जी हालत क्या हो रहा है जी फरीदाबाद का, बल्लभगढ़। बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है जी। कहाँ पानी भर रहा है? ये पूरा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सारे भर रहा है जो। चारों तरफ भर रहा है। हाँ जी। हालात है, ट्रैफिक जाम कैसा लग रहा है? जाम भी देख लो जी, पूरे बस खड़े हैं, सारी जनता परेशान है अभी। देखो पानी पानी नजर आ रहा है बरसात में, और हर बरसात में यही हालात रहते हैं। बस अड्डे के सवारियों को भी परेशानी है, यहाँ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे नीचे के पोर्शन पे उनको भी परेशानी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का।